जय सदराज भाई सर। आज वाली इस वीडियो में मैं निषाद वंश के दो पॉलिटिकल पार्टी जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र में निषाद वंश का नेतृत्व कर रही है, दोनों एक बड़ी पार्टी है जो कि निषादों के वोट बैंक की दावेदारी हर जगह हर सरकार में लेकर जाती है और दावेदारी पेश करती है कि निषाद समाज का वोट हमारा है या फिर हमसे ही संबंधित है। जहां हम बोलेंगे वहां पर ही निषाद वंश का वोट जाएगा। बिहार और झारखंड को कवर करती है वीआईपी पार्टी जो कि मुकेश सहनी जी के द्वारा निर्मित पार्टी है। वहीं पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में निषाद पार्टी जो कि संजय निषाद जी के द्वारा बनाया गया है, वह पार्टी वहां पर अपना कार्य करती है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों की भूमिका क्या रहने वाली है, वही बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो दोनों पार्टियों का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा 10, 11 या फिर 12 साल हुए। बीजेपी पार्टी का निर्माण 5 साल पहले हुआ। उससे पहले वो निषाद विकास संघ के साथ काम किया करती थी या फिर उसी का एक अंग हुआ करता था। उसी प्रकार से संजय निषाद जी पहले से निषाद वंश के लिए छोटे छोटे आंदोलन किया करते थे। उसके बाद उन्होंने पार्टी का निर्माण किया। उसके बाद उनको सरकार में भी भागीदारी मिली और आज वहाँ पर वो कैबिनेट में मंत्री भी है। वहीं पर बिहार की बात करें तो बिहार में मुकेश सहनी जी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव के बाद जब उनका 3-4 सीट आया था विधायकों का, तब उन्हें विधायक ना रहते हुए भी उन्हें एमएलसी कोटे से मंत्री बनाया गया था, जो कि निषाद वंश में पहले हुआ कि किसी निषाद पार्टी के तौर पर इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, निषाद समर्थित पार्टी के तौर पर। उसी प्रकार से आज लोकसभा चुनाव की बात हो रही है क्योंकि इसी साल में लोकसभा चुनाव भी है। कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पूरी तरीके से तेज हो जाने वाली है। भाजपा के द्वारा इसका शंखनाद भी कर दिया गया है। वहीं पर आज बिहार में देखें तो सबसे पहले हम मुकेश सहनी जी की पार्टी की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे निषाद पार्टी यानी उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी के बारे में। बिहार के लोकसभा चुनाव में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकती है मुकेश सहनी की पार्टी। अगर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई राज जरूर होगा। जितने भी पॉलिटिकल मूवमेंट हो रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो महागठबंधन में जहां पर जदयू थी वो अब वहां से निकलकर भाजपा में चली गई है। भाजपा में अभी हम की पार्टी है, जदयू है यानी मांझी की पार्टी हम, जदयू है। वहां पर लोजपा की 2 पार्टियां हैं यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी भी है और उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है। उसके बाद भाजपा खुद एक पार्टी है, यानी 6 पार्टी, तकरीबन 6 पार्टियों का समूह भाजपा एनडीए गठबंधन हो चुका है। वहीं पर देखा जाए तो आरजेडी एक खुद बड़ी पार्टी है। उसके साथ कांग्रेस पार्टी है जो कि 50-50 की बात किया करती है हमेशा। उसके साथ लेफ्ट के 2-3 पार्टी है वहाँ पर। तो ऐसा देखा जाए तो वहाँ पर भी भीड़ है और यहाँ पर भी भीड़ है। तो यहाँ पर मुकेश सहनी क्या स्टैंड ले सकते हैं? तो मुकेश सहनी यह स्टैंड ले सकते हैं अपना रुतबा दिखाने के लिए या फिर अपना पॉपुलेशन दिखाने के लिए, अपना ताकत दिखाने के लिए लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ सकते हैं। सबसे अच्छा उनके लिए यही होगा कि वो लोकसभा चुनाव में अकेले अपनी पार्टी को लड़ाए और देखें कि क्या वोट परसेंटेज आता है। इससे 2 फायदे होंगे। वोट परसेंटेज जैसे ही दिख जाएगा और 1-2 सीट अगर निकल भी जाती है भगवान भरोसे, तो उनका कद पूरे बिहार की राजनीति समेत भारत की राजनीति में बढ़ जाएगी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद 25 में विधानसभा का चुनाव भी है और सारी पार्टियों के द्वारा उनका मान मनोबल भी होने लगेगा। उसके बाद उनको हर पार्टी तरजीह देने लगेगी और उसके बाद भी मैं अगर चाहूँ तो मेरे हिसाब से बोलूँ तो विधानसभा चुनाव में भी वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन ना करके स्वतंत्र चुनाव लड़े और अपनी ताकत दिखाए। जो भी 10-15 विधानसभा की सीटें वो जीतेंगे तो एक तरीके से किंग मेकर बन के उभरेंगे और बिहार की राजनीति में अपना नाम छोड़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाएगी अगर मुकेश सहनी जी अकेले चुनाव लड़ते हैं तो, क्योंकि अकेले जब लड़ेंगे तो दोनों पार्टियों से चुनाव लड़ेंगे, दोनों गठबंधनों से चुनाव लड़ेंगे। जो भी जीत ना सकेंगे फिर भी अगर वोट परसेंटेज अच्छा आता है तो उनका नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन में निषाद पार्टी है। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद जी अभी कैबिनेट मंत्री भी है। और आगे देखते हैं तो वहाँ पर लोकसभा के चुनाव का सबसे ज़्यादा लोकसभा के सीटें हैं
लोकसभा की चुनाव वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमागहमी की हो जाती है। वहाँ पर भी पार्टियाँ हैं, यानी कि सपा, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी, छोटे छोटी पार्टियाँ और हैं। निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल, ये दोनों पार्टियां मिलकर विधानसभा के चुनाव लड़ी थी। बट अभी के समय में लोकसभा के चुनाव आने से पहले राजभर की पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी भी आ गई है भाजपा में, जो कि इनकी 1-2 सीटें खा जाएंगी। यानी कि निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल को जो पार्टी की सीटें मिलने वाली थी, जो निषाद पार्टी को सीटें मिलने वाली थी लोकसभा की, उसमें से 1-2 सीटें ये भी ले लेंगे या फिर बांट लेंगे। तो एक घाटा तो हो गया निषाद समाज के लिए, निषाद पार्टी के लिए। खैर, भाजपा की तरफ से 3, 4 या 5 जो भी सीटें मिलेंगी, 10 के लगभग में डिमांड है, जो भी सीटें 5, 6, 7 मिलेंगी, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सीटें मिलेंगी वो सारी की सारी सीटें निषाद पार्टी जीतते हुई दिख रही है, क्योंकि यह एक राम राज्य का लहर है और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद लग रहा है कि सारी की सारी उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करेगी। तो वहाँ पर निषाद पार्टी को एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका दिख रहा है। अगर इन्हें जो भी लोकसभा सीटें मिलेंगी वो सारी सीटें अगर जीत जाते हैं तो लोकसभा में जाकर निषाद समाज का, निषाद वंश का मुद्दा उठाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बातें, लोकसभा के जितने भी लोकसभा सदस्य लोकसभा में जाकर निषाद वंश के होंगे और निषाद वंश के लिए आवाज़ उठाएंगे तो सारे मुद्दे और सारे जो सवाल है निषाद समाज के वो पूरे होते हुए दिख सकेंगे। लोकसभा यानी कि केंद्र में जितनी भी भागीदारी होगी निषाद वंश का, उसी प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा निषाद वंश पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये 2 पार्टियां हैं हमारी, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार, बट बगल की ही एक राज्य है झारखंड, जहां पर ना अभी तक निषाद पार्टी का दबदबा है और ना ही अभी तक मुकेश सहनी जी का दबदबा है। बट मुकेश सहनी जी वहाँ पर कुछ कार्यक्रम कर देते हैं बीच बीच में, तो वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो मुकेश सहनी भी आने वाले समय में वहाँ पर चुनाव लड़वा सकते हैं, अपनी पार्टी को वहाँ पर प्रत्याशी उतार सकते हैं। वहाँ पर भी आदिवासी समाज का अच्छा खासा वोट परसेंटेज है। तो वहाँ पर कहना चाहूँगा कि केवल निषाद जाति नहीं, अभी तो निषाद वंश को लेकर चले और वहाँ के घटवाल और जितने भी भूया समाज के लोग हैं उन सभी को भी एक करके निषाद वंश के अंडर लाकर और वीआईपी पार्टी को वहाँ पर मजबूत करने में कार्य करें, तो वहाँ पर उन्हें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो ये रहा दोनों पार्टियों के लिए उनके भविष्य की चिंता जो भी है उनके लिए, और उनका भविष्य क्या हो सकता है, उनका क्या योगदान होगा और क्या उनकी रणनीति होगी और उनको क्या फ़ायदा मिल सकता है आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, और उनको क्या करना चाहिए अच्छे तरीके से। मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा है, जो मैंने जाना है राजनीति के हिसाब से, वो मैंने इस वीडियो में बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए, जिससे सभी निषाद वंश के लोग चैनल के साथ आकर जुड़ जाएं। और चैनल पर जुड़ने का एक ही फल है, वो फल ये है कि वे लोग अपना हिस्ट्री, अपना पॉलिटिकल न्यूज़ और अपने असली मुद्दे से जुड़ पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे और आगे असली दिशा में बढ़ पाएंगे, सही दिशा में बढ़ पाएंगे, सही कदम उठा पाएंगे और सही लोगों को चुन पाएंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, सभी लोगों के पास चैनल का नाम बताइए, चैनल सर्च करके उनके फ़ोन में उन्हें दिखाइए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, और ऐसे ही निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।